हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? फाइन, ओके। लास्ट क्लास आई एंडेड विथ ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, और क्या बोलते हैं इसको, चैल्कोजेन। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेई और मेडिकल के लिए, चाहे आप जेई मेंस हो, मेडिकल हो, नीट हो या आपके एडवांस हो। सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फर का। सल्फर दो तरह के होते हैं, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। बोर्ड में भी कभी कभी आपके डिफरेंस इसको पूछते हैं। अब देखिए, जो आपके रोम्बिक सल्फर होते हैं ये येलो कलर के होते हैं। क्या होते हैं? येलो कलर। रोम्बिक सल्फर को हम अल्फा बोलते हैं और मोनोक्लिनिक सल्फर को हम बीटा बोलते हैं। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में कंफ्यूजन हो जाता है, यार ये कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। अब देखो, जिस तरह आप आर लिखते हो ना ऐसे करके, तो अल्फ़ा भी ऐसे लिखते हो। मोनोक्लोनिक में सीधे पहले एक डंडा लगाते हो, तो बीटा में भी एक डंडा लगाते हो। तो इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा कि सर ने हमें दो सल्फर पढ़ाया था, एक मोनोक्लोनिक, तो मोनो में एम में डंडा लगाते हैं तो इसको बीटा क्या बोलेंगे, सल्फर। दिस विल बी माई बीटा सल्फर। सेम अगर हम बात करते हैं रोम्बिक में, तो रोम्बिक में आर ऐसे लिखते हैं तो अल्फा ऐसे लिखेंगे, तो याद हो जाएगा कि रोम्बिक सल्फर को बोलते हैं अल्फा सल्फर एंड मोनोक्लिनिक को बोलते हैं बीटा सल्फर। अगर दोनों की हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये आपके वो है जिसको आपको याद रखना है। अगर इनकी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो रोम्बिक का होता है 2.06 एंड मोनोक्लिनिक का होता है 1.98। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि रोम्बिक सल्फर जो है वो क्या लिखा है, इट इज़ स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर क्या है, बिल्कुल स्टेबल है। अगर हम बात करें रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर में, तो आप क्या देख रहे हो कि रोम्बिक सल्फर को अगर आपने टेम्परेचर दिया ग्रेटर देन 396 केल्विन तो ये बन जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फर। और अगर मोनोक्लिनिक सल्फर को टेम्परेचर दिया जाए लेस देन 369 केल्विन तो ये क्या बन जाएगा, रोम्बिक सल्फर। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला आपके जेई मेंस में आ चुका है क्या, कि रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर दे आर इंटर कन्वर्टिबल, है ना। और जिस टेम्परेचर पर आपका ये प्रोसेस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई एंड मेडिकल, दोनों में आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एसेट रिंग इन रोम्बिक सल्फर। एसेट का तो रिंग आपको पता है, ये आएगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि S8 में कितने बॉन्ड एंगल होते हैं, कितने होते हैं, 107 डिग्री, जो आपको याद रखना है। और अगर इसकी हम बात करें बॉन्ड लेंथ, ये होता है 204 पिकोमीटर। लेकिन अगर S6 पूछे, बहुत लोग एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हैं, वो जान के आपसे S6 पूछेगा और आप फटाफट S8 ड्रॉ कर दोगे। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना कि वो S8 पूछा है कि वो S6 पूछा है। देखो 8 है तो कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 6 हुआ तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर S6 हुआ तो हमारा बॉन्ड एंगल होता है 102.2 डिग्री, और जो हमारा होता है बॉन्ड लेंथ वो होता है 205.7 पिकोमीटर। क्लियर है इसको? आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करो, पूरे कॉपी करो फास्ट। नेक्स्ट मैं आता हूँ, जो जो पॉइंट्स मैं बोलता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है आप उसको ज़रूर नोट्स बनाएं, उसको मार्क कर लेना। जेई या मेडिकल एग्ज़ाम जाने से पहले उसको ज़रूर पढ़ के जाना। लिखा हुआ है कि एट एलिवेटेड टेम्परेचर एसेट और S6 एट 1000 केल्विन कन्वर्ट्स टू S2। वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, S2 इज पैरामैग्नेटिक लाइक O2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई बोलेगा सर ये कैसे होता है, हमको बताइए
चलो, आपको हमने ग्रुप 16 पढ़ाया था, क्या होता है ओल्ड स्टाइल ऑक्सीजन सल्फर। जब ये सब के सब एक ही फैमिली में है तो इनकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। इसीलिए अगर O2 पैरामैग्नेटिक है एज पर MOT इन केमिकल बॉन्डिंग, तो हमारा H2 भी क्या है, पैरामैग्नेटिक। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ SO2। SO2 कैसे बनता है, सिंपल है, सल्फर को ऑक्सीजन में हीट कर दो, SO2 बन जाएगा। क्या लिखा गया है, सल्फर इज बर्न्ड इन एयर और ऑक्सीजन। सल्फर को आपने ऑक्सीजन में बर्न किया, SO2 बन गया। अब देखो, ये दो तरह के रिएक्शंस हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं आयनिक रिएक्शन, नीचे वाले को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो आपके NCERT मैक्सिमम आयनिक रिएक्शन लिखा है। क्या लिखा है, SO3-2 जब रिएक्ट किया H+ से, तो पहला ये क्वेश्चन, क्या ये आपस में रिएक्ट करेगा? चलो देखते हैं। आपको पता है S, ये सारे के सारे P ब्लॉक हैं, P ब्लॉक वाले क्या होते हैं, बेसिक, और एसिड देगा H+, यानी ये एसिड प्लस बेस है तो डेफिनेटली सॉल्ट प्लस वाटर बनना ही बनना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि H+ यहाँ से H2O बना लिया और ये बना लिया SO2। तब क्या देख रहे हो, आयन की एक्सचेंज हो रही है, तो क्या बोलेंगे, आयन एक्सचेंज। अब इसी को अगर हम पूरा लिखते हैं केमिकल में, तो Na2SO3 प्लस H2SO4, तो क्या होगा, H2O ले लेगा और NaSO4 ले लेगा, यानी Na इज गोइंग टू टेक SO4 और H2O ले लेगा। तो क्या ये आयन एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए इसको क्या हम बोलते हैं, आयन एक्सचेंज। नेक्स्ट देखिए, एक रोस्टिंग है और एक आता है कैल्सिनेशन। इसको हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी में। क्या होता है आप समझो, जैसे आपने यहाँ लिया आयरन सल्फाइड को, जब आपने गर्म किया O2 में, तो क्या बन जाएगा, सब एलिमेंट अपने अपने ऑक्साइड्स में, क्योंकि जब तक वो जलेगा मीन्स क्या है, उनके साथ ऑक्सीजन है और आप इसको ऑक्सीजन में जला रहे हो। तो FeO लेके भागेगा तो क्या बना लेगा, Fe2O3, और SO लेके बनाए क्या बनाएगा, SO2। अभी मैं आपको यहाँ लिखवाया भी था, सल्फर इज बर्न्ड इन एयर और ऑक्सीजन। मतलब किसी भी मेटल सल्फाइड या मेटलर्जी को अगर आप गर्म करते हो तो वो ऑक्सीजन के साथ निकलेगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम है तो CO बनाएगा, मैग्नीशियम है तो MgO बनाएगा, कार्बन है CO2 बनाएगा, सल्फर है SO2 बनाएगा, आयरन है Fe2O3 बनाएगा। क्लियर है? अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं SO2 का। देखो, जैसे वो बोल रहा है SO2 प्लस H2O, सबसे तो पहले आपको ये देखना है कि क्या ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। तो SO2 सल्फर इज फ्रॉम P ब्लॉक, मतलब क्या हो गया, बेसिक ऑक्साइड, और वाटर क्या है, एम्फोट्रिक है, मतलब इसमें एसिड कैरेक्टर भी है एंड बेसिक कैरेक्टर भी है। लेकिन ये वाला पूरा का पूरा बेसिक है और इसमें कुछ ना कुछ एसिड है। तो एसिड प्लस बेस रिएक्शन दुनिया का फास्ट रिएक्शन, इसे कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। तो क्या बन जाएगा, H2SO3। NaOH प्लस SO2 सेम वही बात है, मेटल है तो क्या हो जाएगा, ये बेसिक, और SO2 है तो क्या हो जाएगा, एसिडिक, एसिड प्लस बेस, ये बन गया। तो ये करस्पॉन्डिंग हमारे सब रिएक्शंस NCERT के हैं जो आपको देखना है। फिर से एक बात, ये वाला रिएक्शन IIT JEE में और मेडिकल में आ चुका है। ये वाला रिएक्शन IIT JEE एंड NEET में आ चुका है। SO2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, चारकोल मीन्स कार्बन, क्या बनेगा, SO2Cl2। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि SO2 जब O2 के साथ रिएक्ट करे इन प्रेजेंस ऑफ V2O5, ये बन जाएगा SO3। ये वाला फिर से वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या बोला है कि SO2 एक्ट्स एज रेड्यूसिंग एजेंट, मतलब रेड्यूसिंग मीन्स दिस इज योर ऑक्सीडेशन हो रही है। अब देखो, सल्फर है यहाँ पर, यानी सल्फर पर चार्ज हो रहा है +4 और यहाँ सल्फर पर हो रहा है +6। मतलब क्या देख रहे हैं कि +4 से +6 गया तो सल्फर एक्ट्स एज ऑक्सीडेशन और वी कैन से एज रेड्यूसिंग एजेंट। तो डेफिनेटली जो आयरन होगा इसको रिडक्शन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना पड़ेगा। देखो, यहाँ Fe+3 में है, यहाँ Fe+2 में है,
डिक्रीज हुआ, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला हमारा रिडक्शन है या क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली यहाँ भी देख लो SO2 पर यहाँ पर चार्ज आपका +4 है और यहाँ पर चार्ज आपका +6 है, यानी +4 से +6 गया, इंक्रीज हो गया, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन या रेड्यूसिंग एजेंट। अगर हम Mn की बात करें तो यहाँ पर आपका Mn जो है वो +7 में है और यहाँ Mn +2 में है, तो 7 से +2 हो गया, डिक्रीज हो रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज माई रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया कैसे निकालेंगे? बस आप याद रखना कि अगर आप एक रिएक्शन लिखते हो, पहला वाला अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरा वाले को रिडक्शन होना ही पड़ेगा, या इन नेक्स्ट टर्म अगर पहला वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो दूसरे वाले को रेड्यूसिंग एजेंट होना पड़ेगा। फिर से ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT मेडिकल, ऑलमोस्ट मैं बहुत बार देखा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ SO2 ये बनेगा, आप बॉन्डिंग जानते भी हो, S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड एक लोन पेयर, इसका शेप होता है एंगुलर शेप। क्वेश्चन क्या आएगा कि जो इसमें SO का 2 SO बॉन्ड है, इन दोनों का लेंथ क्या है, तो क्या होगा, दे बोथ आर ऑफ इक्वल लेंथ, क्योंकि यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। क्लियर है? वीडियो को पॉज करें, सारे चीज़ को एक बार लिखें, सारे रिएक्शन को एक बार सोचें कि हाँ सर ने कैसे बोला था कि ये वाला हमारा एसिड है, ये बेस है, कैसे रिएक्ट हुआ, कैसे क्या हुआ, एकदम एनालाइज करें कि कोई रिएक्शन दिया है तो ये आपस में होगा तो क्यों होगा, डेफिनेटली कोई एसिड हो या कोई एसिडिक हो सकता है। एसिड मीन्स जो प्योर एसिड दिया है। अगर एसिडिक की हम बात करते हैं फिर हम P ब्लॉक को देखते हैं, जैसे कि हम बात किए SO2। अब SO2 एसिड नहीं है, ये एसिडिक है, क्यों, क्योंकि ये P ब्लॉक एलिमेंट का है। तो वैसे चेक करना पड़ेगा कि एसिड है कि एसिडिक है, तो दूसरा बेस है, तब जाके रिएक्शन होगा। ये पूरा जब सोच के इसको जब पूरा लिखोगे ना, तब जाके अभी कॉन्फिडेंस एराइज होगी, हाँ कि नाउ आई कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। नहीं तो भैया बैठ के याद करते रहो। क्लियर है? कॉपी इट फास्ट। चलिए अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ओजोन पर। ओजोन इज प्रिपेयर्ड इन ए डिवाइस कॉल्ड ओजोनाइजर। सिंपल है, जब ऑक्सीजन से आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हो तो ये ओजोन बन जाता है, और ये होता है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। Second, ozone is also formed from atmospheric oxygen in the presence of sunlight. जैसे आप जो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट में बना रहे हो वो सनलाइट में भी बन सकता है। ओजोन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ओजोन अपने कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक करता है। ओजोन O3 जब ये ब्रेक करता है तो ये ब्रेक करता है O2 + O। O2 क्या हो गया? डाइऑक्सीजन, और O क्या हो गया? नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर है? चलिए अब हम बात कर रहे हैं कुछ रिएक्शंस का। कैसे इसके रिएक्शंस हम लिखेंगे पहले समझो आप। तो मान लो आपको दिया है PbS + O3। ये क्वेश्चन JEE और मेडिकल में आ चुका है, ये क्वेश्चन JEE एंड नीट में आ चुका है। मान लो हम बोलते हैं PbS + O3। अब आप अगर याद करने बैठ गए तो गए काम से। आपको पता रहा कि हाँ सर ने बताया था कि O3 ब्रेक्स इनटू O2 + O। क्लियर है? हमने क्या लिखा? O3 ब्रेक किया O2 + O। पहला वाला का हो गया। अब दूसरा हम PbS लिए। अब देखो आपको पता है कि अब PbS है तो ये डेफिनेटली ऊपर वाले के प्रोडक्ट लेगा, तो यहाँ से किसको उठाएगा? जो हाईली रिएक्टिव हो। O2 तो अपना बॉन्ड बना के ऑक्टेट पूरा स्टेबल हो गया, ये O वाला स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा।
और आपको पता है कि एडिशन ऑफ O इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो सल्फर विल बी ऑक्सीडाइज टू SO4। तो PbS क्या बन गया, PbSO4। दोनों को जोड़ दो। जोड़ना तो ऐसा है कि इंटरमीडिएट्स कट जाए, ये हमारा आंसर है जो आपको जेई में कभी कभी पूछता है, मेडिकल में भी। अगर आप याद करने जाओगे डेफिनेटली है आप इसको आइदर गलत करके आओगे या छोड़ कर आओगे, लेकिन इफ़ यू आर गोइंग बाई मैकेनिज्म आपको याद रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं I माइनस एक्वस प्लस O3। इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं आयनिक रिएक्शन, और इसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। अब देखो फिर से वही बात, अब O3 है, मुझे पता है कि O3 और O2 दे बोथ आर इक्विलिब्रियम, तो मैंने यहाँ पर O3 को O2 में तोड़ दिया। उसके बाद से हमने जो आपको बैलेंसिंग सिखाया था याद है, आओ हरियाणा चले, उससे बैलेंस करो। यहाँ O3 है, यहाँ पर O2 है, यानी यहाँ पर एक O कम है, तो जहाँ कम है वहाँ वाटर ऐड करेंगे, और जितना वाटर ऐड करेंगे उसका डबल H प्लस ऐड करेंगे, फिर चार्ज को बैलेंस करेंगे। मेरा O3 कम हो गया। दूसरा I माइनस कन्वर्टेड टू I2, फिर से बैलेंस करो। I यहाँ 2 I2 कर दिए, O है ही नहीं, H है ही नहीं, यहाँ -2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। हमें इसको ऐसा जोड़ना है कि ऊपर और नीचे दोनों का इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाना चाहिए। दिस इज माई नेट रिएक्शन, और ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, आयनिक रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, जेई फॉर नीट आता है क्वेश्चन, अगर याद करके लिखोगे बोर्ड में भी नहीं लिख पाओगे, जेई को तो कोई हिसाब ही नहीं है। एकदम यू हैव टू गो बाय द मैकेनिज्म, बिना मैकेनिज्म का आप नहीं लिख सकते हो। नेक्स्ट लिखा गया है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ O3, कि O3 जो हमारा है वो कितना बन रहा है, क्वांटिटेटिव। क्या बोला है, O3 प्लस I माइनस इन बेसिक मीडियम। मुझे पता है कि O3 O2 में कन्वर्ट होगा, क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था कि O2 एंड O3 ये आपस में क्या है, दे आर एट इक्विलिब्रियम। तो ये O3 कन्वर्ट हो गया O2 में। यहाँ जब हम बात किए थे तो इसको हम लिए थे एसिडिक मीडियम में, इसीलिए हमने वाटर ऐड किया। यहाँ पर बेसिक मीडियम है, तो O3 O2, एक O यहाँ कम है, जितना O कम है उतना वाटर ऐड करेंगे, जितना वाटर होगा उसका डबल ऐड होगा OH माइनस। कौन सा नियम से, आओ हरियाणा चले। फिर I माइनस कन्वर्टेड टू I2, इनको ऐसा जोड़ना है कि इनका इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। दिस इज माय नेट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड नीट। नेक्स्ट I2 एंड S2O3 माइनस, फिर से वही बात है, I2 विल कन्वर्ट टू I माइनस एंड S2O3 विल कन्वर्ट टू SO4 -2, और आप इसमें लॉजिक लगा दो, कौन सा, आओ हरियाणा चले। इनको बैलेंस करो और ऐसा जोड़ना है कि इनके सारे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। दिस इज माय फाइनल रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से अब हमें लगता है अब आपको रिएक्शंस याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि अब आप सीख लिए कैसे हम रिएक्शन को बार बार बैलेंस करेंगे। कुछ समझ में आ रही व्हाट आई एम सेइंग? आप एक बार इस वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पूरा कॉपी करो। रिएक्शंस को आप पहले देखो, कॉपी को फोल्ड करो, आँख को बंद करो, रिकॉल करो, आँख को खोलो, फिर से सॉल्व करो विथ मैकेनिज्म। देखिए आपका NCERT जेई या नीट हो, एक रिएक्शन भी छूटने वाला नहीं है। समझ में आया? फास्ट। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट शोज दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड पर्टिकुलरली नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NO। इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, याद रखिएगा। NO क्या है, ये आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है, इसको याद रखिएगा। कंबाइंस रैपिडली विथ ओजोन, thus the possibility is depletion of ozone as nitrogen oxide emitted from the exhaust system of supersonic jet aeroplane। मतलब अब ये बताइए कि हमारे जो हम लोग बोलते हैं कि ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रहा है वो कैसे होता है। देखिए आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है,
ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, इसके पास एसिड आएगा तब भी हो जाएगा रिएक्ट, बेसिक आएगा तब भी हो जाएगा रिएक्ट। समझ में आ रही है। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है ये क्या करेगा, ओजोन के लेयर पर जाकर अटैक करेगा। अटैक करेगा तो क्या होगा, वहाँ से वो NO2 बना लेगा। तो क्या हो जाएगा, जब ओजोन से एक ऑक्सीजन ये खींच लेगा, पहले था NO, अब उसने ओजोन से एक ऑक्सीजन को मूव कर लिया तो क्या बन गया, NO2 बन गया। यानी नाउ दैट ओजोन आफ्टर लूजिंग वन ऑक्सीजन बिकेम ऑक्सीजन। तो ओजोन लेयर खत्म है कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि नाइट्रोजन जब रिएक्ट किया ओजोन से, अभी आपको हम सिखाए थे कि ओजोन जब ब्रेक करेगा तो O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा और इसी O को NO लेके NO2 बना लेगा। जब रिएक्शन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस ओजोन गिव्स NO2 प्लस O2। अब देखो पहले आपके पास ओजोन था, अब क्या बन गया, ऑक्सीजन। इसी को हम बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, ओजोन लेयर इज ऑल्सो डिप्लीटेड बाय द यूज ऑफ फ्रियॉन्स। ये वाला क्वेश्चन आपके JEE में आ चुका है। ओजोन लेयर इज ऑल्सो डिप्लीटेड बाय द यूज ऑफ फ्रियॉन्स विच कैन बी यूज्ड इन एरोसोल स्प्रे एंड एज रेफ्रिजरेंट। स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ये भी क्वेश्चन आपके JEE और मेडिकल में आ चुके हैं, JEE/NEET में आ चुके हैं। क्या क्वेश्चन आता है, ये आता है ओजोन का, ये दोनों ये क्या हो गया स्ट्रक्चर और ये क्या हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या लिखा है, द टू ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ दैट इज 128 पिकोमीटर। मतलब इनका जो ये O का बॉन्ड है, ये जो O का बॉन्ड है, ये दोनों बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और जो इनकी बॉन्ड एंगल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल गाइस, इट इज़ 117 डिग्री, 117 डिग्री। अब इसकी हम बात करें यूज़ का तो क्या होगा, ये है जर्मिसाइड्स के में होता है यूज़, डिसइंफेक्टेंट में होता है, फॉर सर्टिलाइजिंग वाटर, फॉर ब्लीचिंग ऑयल्स, आइवोरी, स्टार्च, फ्लोर एक्सेट्रा में होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। तो ये हमारी पूरी हो गई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओजोन। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन का। तो हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन के कुछ एनामोलस बिहेवियर होते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछ सकता है कि व्हाट आर द रीज़न फॉर द एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो आप क्या बोलोगे, पहला उसका स्मॉल साइज, दूसरा उसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यही दो प्रॉपर्टी है जो ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी बाकी लोग से डिफरेंट कर देता है। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ O2। तीन तरह के ये केमिकल रिएक्शंस दिखाते हैं। सबसे पहला क्या है, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, दूसरा रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, तीसरा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ये तीन तरह के वो दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। क्या लिखा है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म्स हाइड्राइड्स। हाइड्राइड मीन्स H- जहाँ होता है। हाइड्राइड्स हैविंग जनरल फार्मूला H2E। H2E। अब E क्या हो जाएगा, ग्रुप 16 आपको याद करवाए थे, ओल्ड स्टाइल से टिपोगे तो पिटोगे। अब यही E का वैल्यू पुट को, तो पहला क्या होगा H2O, फिर क्या होगा H2S, फिर क्या होगा H2 सेलेनियम, H2 टेलेनियम, H2 पोलियम। ये हमारा सारा हो गया। अब इनमें से कोई भी आपसे स्ट्रक्चर पूछे, सबका स्ट्रक्चर यही बनेगा, क्योंकि आपका सेंट्रल एटम चाहे O हो, चाहे S हो, चाहे Se हो, चाहे Te हो, चाहे PO हो, ये दो तो हमारा H ही रहेगा। क्योंकि आप कुछ भी देखोगे 2 H है तो 2 बॉन्ड तो बन गया, बाकी 2 साथ में क्या हो जाएगा, लोन पेयर। तो ये सबका स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। शेप क्या हो जाएगा, बेंट और एंगुलर शेप। अब हम पूछे बेटा इसका हाइब्रिड क्या होगा, तो क्या बोलोगे, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2, 1 लोन पे 1 2, यानी इसका हाइब्रिड हो जाएगा sp3। समझ में आया। फटाफट वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, समझो, लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं फास्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा बॉन्ड ऑर्डर का।
ये आपको हम केमिकल बॉन्ड में सिखाए थे कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे बड़ा H2O का है, फिर H2S का है, फिर H2SE का है। कैसे होता है देखो, मैं एक समझाऊंगा। ऐसे आप बॉन्डिंग का मैं सबको PDF दिया था, आप नोट ज़रूर देखना। देखो, अगर ये O की हम बात करें, O है, ये H है, फिर हम बात करें सल्फर का, ये H, ये H। अब O का स्मॉल साइज होने के लिए क्या होगा, जब स्मॉल साइज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, और S O से बड़ा है तो थोड़ा दूर दूर इलेक्ट्रॉन रहेगा। अरे छोटा है तो इलेक्ट्रॉन भी तो सब एक जगह है, बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन भी पूरा बड़ा में डिस्ट्रीब्यूट है। तो जब छोटा में सारे इलेक्ट्रॉन पास है, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। जब रिपल्सन होगा देखो तो ये बॉन्ड क्या होगा, ऐसे स्ट्रेच करेगा। तो इसमें ज़्यादा होगा ज़्यादा बॉन्ड एक्सपेंड करेगा, इसमें कम होगा तो कम करेगा। इसीलिए वाटर का ज़्यादा बॉन्ड एंगल है, उससे कम ये, उससे कम ये याद रखना। वाटर का होता है 104.5 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका देखो बेटा, ये ग्राफ याद रखना। आपको हमने केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट में पढ़ाया था वैन वाल। हमने क्या बोला था, जिसका मास ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जिसका मास ज़्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लेकिन जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए वो सबसे ऊपर डोमिनेट करेगा। तो अगर हम बात करें कि इन सब में इसका ऑर्डर कैसे, देखो वाटर में H बॉन्डिंग है, सबसे अधिक इसी का होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बाकी इस केस में हम देखेंगे तो कहीं H बॉन्ड नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एटॉमिक मास। जैसे जैसे ग्रुप से ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे एटॉमिक नंबर एज वेल एज एटॉमिक मास बढ़ेगा। जब मास बढ़ेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। क्लियर। तो ये ऑर्डर मैंने यहाँ पर लिख दिया रीज़न कि वाटर हैज़ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द रेस्ट फॉलोज द रूल एटॉमिक मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये किसने दिया था, वैन डर वाल ने। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर। हम क्या लिखे हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम ऑक्सीजन टू टेलिनियम डिक्रीजेस। सही बात है, जब आप ऊपर से नीचे आते क्या होगा, ऑक्सीजन ये है, सल्फर ये क्या, जब साइज बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वो दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या होगा, फिर इनके पास उतना फोर्स नहीं है कि बाहर से किसी को पुल कर सके। तो वही बोला है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। अब जैसे ये डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर विल डिक्रीज, क्योंकि आयनिक मीन्स क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर। अब जब दूर दूर है तो क्या है, थोड़ा बहुत ट्रांसफर हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत ट्रांसफर करोगे तो उसे कोवैलेंट बोलते हैं, एंड कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये इसका ऑर्डर हो गया। अगर हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी का, तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको सिखाए थे कि अगर यहाँ पर एक मैं खड़ा हूँ और एक घोड़ा खड़ा है, जिसकी जितनी ज़्यादा शरीर वो उतना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ लेगा, जो जितना पतला है उतना बॉन्ड लेंथ कम लेगा। हम बात करते हैं कि H और O का ये रहेगा, फिर S सल्फर ये रहेगा, फिर H सेलेनियम ये रहेगा, फिर H टेलिनियम ये रहेगा। यानी सबसे पहले ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये। लेकिन यहाँ पूछा गया है थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बताइए। क्या पूछा गया, थर्मल मतलब जो कितना स्टेबल है। तो स्टेबल कौन सा होता है, जो बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। यानी सबसे बड़ा स्टेबल ये होगा, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। तो यही मेरा ऑर्डर है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई एंड नीट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है जेई एंड नीट के लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है जेई एंड नीट विथ रीज़न हमेशा ये पूछेंगे, और ये भी इम्पॉर्टेंट है जेई एंड नीट के लिए। क्लियर है, आप फटाफट कॉपी करो इसको।